हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारी यूट्यूब लाइव क्लास में वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक्स रहेगा वो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का अम्ल सार एवं लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? अम्ल सार एवं लवण के बारे में। विद्यार्थियों, कई बार आपने ऐसे भोजन का स्वाद लिया होगा जो खट्टा, कड़वा या फिर नमकीन युक्त होता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि भोजन के अंदर अम्ल की उपस्थिति या फिर सार की उपस्थिति या फिर लवण की उपस्थिति के कारण भोजन का स्वाद अम्लीय, कड़वापन या फिर उसका नमकीन होता है। तो अपन बात करते हैं अम्ल, सार और लवण के बारे में। सबसे पहले विद्यार्थियों बात करते हैं अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा स्वाद होता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन? जो एसिड्स है वे स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर बात है अम्ल को अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल को अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये जो हमारा एसिड शब्द है यह एक लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। अर्थात अपन कह सकते हैं ये जो अम्ल इसे अपन एसिड कहते हैं और यह एसिड एक लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है जिसे अपन क्या कहते हैं? खट्टा कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, दूसरी बात है अम्ल होते हैं जिनको जलीय विलयन के अंदर घोलने पर ये किस प्रकार का आयन प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। तो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यह बात किसने कही थी? यह बात सर्वप्रथम आर्निस नामक वैज्ञानिक ने कही थी। दूसरी बात है अम्ल ऐसे जाने, जैसे कोई पदार्थ खट्टा है तो उसके अंदर किसकी उपस्थिति है? अम्ल की उपस्थिति है। जैसे बात करते हैं संतरा। संतरे का स्वाद कैसा होता है? बिल्कुल खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम है जैसे संतरा। संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरी बात है इमली। इमली भी स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है और वो एसिड है अपना टार्ट्रिक अम्ल। दूसरी बात है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल हो गया। और ये ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर अम्ल पाया जाता है। जैसे अपना दही है, दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। फिर मित्रों बात करते हैं जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पत्र को लाल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात नीले लिटमस पत्र का रंग है वो परिवर्तन करके उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं? लाल में। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। अर्थात आपको एक शब्द याद रखना है और वो है अपना अनीला। इससे आप ध्यान दे सकते हो कि कौन सा किस में कन्वर्ट करता है। अ से हो गया अपना एसिड अम्ल, नी से नीला, ला से हो गया लाल। अर्थात जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तन करता है। फिर बात करते हैं अपन सार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सार के बारे में। सबसे पहली बात कि सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे।
स्वाद में कड़वे। दूसरी बात की जाए तो ये जो क्षार है वो जलीय विलयन के अंदर किस प्रकार का आयन प्रदान करते हैं? OS माइनस आयन। जलीय विलयन में अपघटित होकर OS माइनस आयन प्रदान कौन करते हैं? क्षार करते हैं। फिर विद्यार्थियों अगली बात, क्षार है वह लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करते हैं। शब्द क्या याद रखोगे? शब्द है अपना सालानी। सा से हो गया क्षार, ला से हो गया लाल और नी से हो गया नीला, अर्थात क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देता है। लाल का रंग किसमें परिवर्तित कर देता है? नीला। अगर बात करूं कि अगर क्षार को नीले लिटमस के ऊपर गिराया जाए तो क्या क्षार में क्या लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। ये तो केवल लाल को नीला करता है, नीले को लाल नहीं करता। नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल करता है अपना अम्ल। कौन करता है? अम्ल। जैसे एग्जाम्पल KOS क्या है? क्षार है। NaOS सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यह क्षार है। फिर अपन थोड़ी सी बात करते हैं, एक शब्द है तनु डाइल्यूट, या दूसरा शब्द है अपने पास में सांद्र, जिसका संबंध किससे है? अम्ल और क्षार से है। दोनों में क्या अंतर है? तनु अर्थात ऐसा विलयन जिसके अंदर पदार्थ से जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अपन कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसके अंदर अम्ल या क्षार की मात्रा कम लेकिन जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जल की मात्रा अम्ल या क्षार से अधिक, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? ऐसा विलयन डाइल्यूट या तनु कहलाता है। लेकिन सांद्र के अंदर जल से अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होगी तो उसे अपन क्या कहते हैं? सांद्र, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो जल की मात्रा अम्ल या क्षार से कम होती है, अर्थात ऐसा विलयन जिसके अंदर अम्ल या क्षार की मात्रा ज़्यादा जल की मात्रा कम सांद्र कहलाता है, और तनु जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा। तो ये तो होगी सांद्र और तनु के बारे में बात होगी। अब अपन बात करते हैं लवण के बारे में। साल्ट क्या होते हैं? लवण। जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया करवाई जाती है तब किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है, और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर अम्ल व लवण एवं जल का निर्माण होता है। जैसे अम्ल और ये क्षार, किसका निर्माण हुआ? लवण का, साथ में अपना बन गया ये जल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि अम्ल अपन लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार लेते हैं NaOS सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब किसका निर्माण होगा? लवण का। जो यहाँ पे क्लोरीन है ये किसके साथ में जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ में जुड़कर एक लवण का निर्माण करेगा, जिसे अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड, या इसे नॉर्मल सी कहते हैं नमक। और दूसरा ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ के जल का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण हो गया? जल का। तो अतः अपन कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। दूसरी बात है, जो यह अभिक्रिया है
यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण या इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा लवण बना है, ये लवण कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन। अर्थात ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम वो तो होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा वो होता है क्षारीय, लेकिन ऐसा विलयन जिसका पीएच मान केवल 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन है। और यहाँ पर जो अपना लवण बना है ये कैसा है? उदासीन है। और जल है ये भी कैसा? उदासीन है। इसलिए इस अभिक्रिया अपन क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो लवणस होते हैं वो लवणस के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से पिघलना शुरू हो जाता है। और क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है। एक में गलनांक में गलना, क्वथनांक में उबलना। अर्थात लवण के गलनांक एवं क्वथनांक गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जो लवणस होते हैं वे सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कई बार आपने ऐसे सूत्र देखे होंगे जिनके साथ में जल के अणुओं की संख्या लिखी होती है, वो जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे क्रिस्टलन जल, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने Na2CO3 10H2O। ये 10H2O ये क्या है? ये क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है। जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है इसके साथ में 10 जल के अणुओं की संख्या है। तो 10 जल के अणु ये अपने क्या होगी? क्रिस्टलन जल के अणु होंगे। दूसरी अगर बात करूं मैं, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो इसके अंदर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 24। ये अपना क्या है? क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या। तो फिटकरी के अंदर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 24। ये होगी अपनी लवण के बारे में बात। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार की परिभाषा को अलग रूप से परिभाषित किया। तो अपन बात करते हैं, आर्निस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल व क्षार को किस प्रकार परिभाषित किया और उनको किस प्रकार प्रस्तुत किया। आरेनियस संकल्पना या आरेनियस थ्योरी अम्ल व क्षार की सर्वप्रथम दी गई थ्योरी है, जिसको 1887 में आरेनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अर्थात आरेनियस वैज्ञानिक ने 1887 के अंदर अम्ल व क्षार को सर्वप्रथम परिभाषित किया। इन्होंने अम्ल की परिभाषा क्या दी थी कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन के अंदर घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं, अम्ल हो गए। लेकिन क्षार ऐसे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन एसिड, लेकिन जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन प्रदान करते हैं वे क्या है? वे क्षार है। ये परिभाषा किसने दी थी? आरेनियस ने दी थी। फिर विद्यार्थियों जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया HCl SNO3 CH3COS S+ Cl- S+ NO3 S+ CH3
CH3COO। ये सभी कैसे पदार्थ है? ये सभी अम्लीय पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कौन उपस्थित है? H+ आयन उपस्थित के कारण ये सभी कैसे हैं? अम्लीय हैं। अम्लीय है। कारण क्या है? H+ की उपस्थिति के कारण अम्ल है, क्योंकि आर्यनिस ने कहा था कि जो H+ आयन त्यागते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अम्ल कहलाते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? अम्ल है। ध्यान दीजिए मित्रों, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनको जल के अंदर घोलने पर वो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, वे तो कहलाते हैं परबल अम्ल। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनको जल के अंदर घोलने पर वो पूर्णतया आयनित नहीं होते, तो वे होते हैं हमारे दुर्बल अम्ल। क्या है? परबल अम्ल। ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। जल में घुलने पर पूर्णतया आयनों में विभक्त क्या कहलाता है? परबल अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक हो गया, SNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये अम्ल कैसे हैं? ये परबल अम्ल है, क्योंकि जब इनको जल के अंदर घोलने पर आसानी से आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं। और दूसरा है अपना दुर्बल अम्ल, अर्थात ऐसे अम्ल जिनको जल के अंदर घुलने पर वे आसानी से आयनों के अंदर विभक्त नहीं हो पाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जल में घुलने पर आसानी से आयनित नहीं होते हैं, आयनों के अंदर विभक्त नहीं होते। लेकिन जैसे अपन HCl को घोलते हैं तो यह H+ और Cl- आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं अपन CH3COOS, जो हमारा एसिटिक अम्ल है, यह जल के अंदर आसानी से पूर्णतः घुलित न होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। दूसरा H2CO3, तो ये भी क्या एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। अब आगे बात करते हैं अपन सार के एग्जाम्पल के बारे में। जैसे KOS, क्या कहा था इन्होंने कि जल के अंदर जो OS आयन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। अब यहां पर देखना K+OS- आयन, NaOS, Na+OS- आयन। अब जो यहां पर OS- आयन है यह प्रदर्शित करता है कि यह पदार्थ क्या है? सार है। क्यों सार है? क्योंकि यहां पर कौन आया हुआ है? OS- आया हुआ है, और वो अपना क्या है? सार को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरी बात यही, इसके अंदर भी परबल सार और दुर्बल सार पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सार होते हैं जिनको जल के अंदर घोलने पर वे आसानी से पूर्णतया घुलित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको घोलने पर वे पूर्णतया आयनों के विभक्त नहीं हो पाते हैं, तो वो कहलाते हैं दुर्बल सार। प्रबल सार ऐसे सार जिनको जल के अंदर घोलने पर आसानी से आयनित हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको जल के अंदर घोलने पर पोटेशियम और हाइड्रोक्सिल आयनों के अंदर विभक्त हो जाएंगे, ये सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयनों के विभक्त हो जाएंगे। लेकिन जो दुर्बल अम्ल, दुर्बल सार है, वे विभक्त आयनों में नहीं होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यह कैसे सार है? दुर्बल सार है, जिनको जल के अंदर घोलने पर आसानी से आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। फिर आर्यनिस ने यह भी कहा था कि अम्ल और सार की क्रिया कराने पर जल का निर्माण होता है, और यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आर्यनियस के अनुसार
अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर, अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर जल का निर्माण होता है। और यह जो क्रिया है यह क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और दूसरी बात, यह प्रक्रम कैसा है? यह ऊष्माक्षेपी है, अर्थात इसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे यह हो गया H+ और यह हो गया OH-। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण हो जाएगा। और यही तो प्रक्रिया अपनी उदासीनीकरण प्रक्रिया है। आरएनएस की संकल्पना अम्ल और क्षारों के लिए ही उपयुक्त थी, लेकिन जिनके अंदर H+ आयन मौजूद नहीं है या जिनके अंदर OH आयन मौजूद नहीं है, उनकी परिकल्पना आरएनएस ने नहीं की थी। तो उनकी परिकल्पना करने के लिए एक कौन सिद्धांत दिया गया? वह है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। और इस सिद्धांत को अपन अगले भाग के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर अपन ने अम्ल व क्षार के और लवण के बारे में पढ़ा, अम्ल व क्षार की आरएनएस संकल्पना के बारे में पढ़ा। तो इसको आप पढ़ सकते